इमलेट जी के कोई फ्रेंड ने पूछा है, धर्म और भ्रम की राजनीति से देश को कब छुटकारा मिलेगा और वास्तविक राजनीति कब देखने को मिलेगी? जब आप विज्ञान समझ जाओगे तब। अभी आप जो है वो धर्म को मानते हो, इसलिए धर्म की राजनीति चलती है। जिस दिन आप विज्ञान को समझ जाओगे उस दिन जो है विज्ञान और मानवता की राजनीति चलेगी, नीतियों की राजनीति चलेगी। तो ये तो भारत के लोगों को विज्ञान समझने की ज़रूरत है, तो वो काम मैं कर रहा हूँ, कॉस्मो ह्यूमनिज्म, इसलिए मैं जो है पढ़ा रहा हूँ। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है विज्ञान और मानवता के आधार पर ही जो है वो पार्टी है, नीतियों की पार्टी है। तो एपीआई में आइए, उसमें जुड़िए और नीतियों की राजनीति कीजिए, तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बदलाव आएगा। हमारे कमाल अकंडा जी है, वो पूछ रहे हैं कि मैं काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ एपीआई में, तो हम ऐसे और भी साथी लोगों से कहना चाहेंगे कि आपका अगर आप एपीआई में काम करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम हमको इनबॉक्स में दीजिए, तो आपसे जल्दी एपीआई सेंट्रल सेक्रेटरी से बात की जाएगी। तो और भी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इस तरह से आपका अपना कॉन्टेक्ट डिटेल वहाँ छोड़ सकते हैं। सर, हमने जैसे देखा था, आप इंट्रो बता रहे थे तो थॉमस पिकेटी की बुक दिखी थी, बुक दिखाए थे हमारे साथियों को, कैपिटल में आर्डर लगी थी। तो सर, इसमें हम देखते हैं हमेशा कि दुनिया में जो भी इंटेलेक्चुअल लोग बुक पब्लिश करते हैं तो इंडिया में कहाँ कहाँ आती पता नहीं, लेकिन आपकी लाइब्रेरी में हमको जरूर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में हमारे जरूर बताइए सर, काफी लोग जानना नहीं, ये बात तो अभी किसी को ना समझे हो तो मैं समझता हूँ बुद्धू लोग हैं। अभी जो है भारत की पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की जो सबसे अच्छी लाइब्रेरी है, वो अभी कहीं देश के अंदर में किसी की इंडिविजुअल लाइब्रेरीज जो है पहले 3 लाइब्रेरीज में, वो मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि वो विजय मानकर की लाइब्रेरी है। और मेरी एक ही ताकत है, मेरी एक ही शक्ति है। जिन बुद्धू लोगों को ये बात नहीं समझी, जिनकी खुद की पढ़ाई नहीं है, जिनको अभी तक बुक्स कहाँ से ली जाती, कौन सी पढ़ी जाती है, ये भी समझ में नहीं आया, वो बुद्धू लोगों को शायद ये नहीं समझ में आएगा। दे आर इंटेलेक्चुअल पिग्मीज एक्चुअली, एंड दे आर इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट पीपल। तो इसलिए जो है उनको शायद ये समझ में नहीं आएगा। पर विजय मानकर को कॉन्फिडेंस है कि भाई दुनिया में जिसको जो चीज़ नहीं मालूम है, आज वो विजय मानकर को मालूम है, और उसकी स्ट्रेंथ उसकी लाइब्रेरी में है। और 30 साल हो गए मैं बुक्स को जो है वो खरीद रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। आज भी मेरे जैसा शायद कोई लीडर जो है वो नहीं पढ़ता है। और इसलिए मुझे नॉलेज के मामले में और इंटेलिजेंस के मामले में, पॉलिसीज़ के मामले में आज भारत के अंदर में और वर्ल्ड के अंदर में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैं जो है बात क्लियरली कह रहा हूँ। और जो है ये एक तरह का जो है वो ध्यास है, एक तरह का जो है वो प्रयास है, और पिछले 30 सालों से मैं कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन में आने में थोड़ा सा लेट हुई, अदरवाइज़ मेरे पास ये बुक पहले आ जाती। और इस तरह की कई बुक्स जो है वो आते रहती है, और मुझे मालूम है कहाँ क्या पढ़ना है और उसको कैसे अप्लाई करना है। सर, ये बुक को लेकर बात हुई तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एपीआई की पॉलिसी और कैपिटल एंड आइडियोलॉजी में इकोनॉमिक्स और वेरियस सब्जेक्ट को लेकर आप किस तरह की विश्लेषण करेंगे दोनों की? काफ़ी, कम से कम 30% जो है वो ऑलरेडी हमारे इसमें है। उससे ज़्यादा हम लोगों ने जो थॉमस पिकेटी सजेस्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमने जो है वो अपना पॉलिसीज़ में सजेस्ट किया है, जो बड़े ब्रीफ लैंग्वेज में इसमें लिखा गया है। और फिर हमारा जो पॉलिसी कमिटमेंट आया था 2019 का, उसमें भी काफ़ी डिटेल में जो है इससे लिखा हुआ था। थॉमस पिकेटी बेसिकली 9-10 चीज़ों को जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं इसमें, जिसको वो पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म कह रहे हैं, सोशल फेडरलिज्म कह रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और इसलिए उन्होंने 9 से 10 पॉइंट्स को सजेस्ट किया है। पहला पॉइंट वो सजेस्ट कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए, आपके कैमरे में कुछ दिख रहा है। पहला पॉइंट वो आ गया वापस। तो पहला पॉइंट वो सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई सोशल ओनरशिप होना चाहिए, और जो कंपनीज़ है, फर्म्स है, उसमें वोटिंग राइट्स पे सीलिंग होनी चाहिए। यानी अभी जो जिसके जितने शेयर है उसका उतना वोटिंग राइट होता है, लेकिन थॉमस पिकेटी ये कह रहे हैं कि उस पर सीलिंग होनी चाहिए, और वर्कर्स को भी 50% वोटिंग राइट्स होनी चाहिए कंपनी में। तो ऑलरेडी जर्मनी में और स्वीडन में जो है 50% से लेकर 33% तक जो है वोटिंग के जो है राइट्स है वर्कर्स को। तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन 1919 और 1949 और उसके बाद 1990 का जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है पब्लिक ओनरशिप को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ राइट करके, जो भारत के संविधान में नहीं है। तो वो वोटिंग राइट्स को देने की ज़रूरत है और सोशल ओनरशिप को जो है वो लाने की ज़रूरत है। पहली बात ये कह रहे हैं थॉमस पिकेटी।
दूसरी बात जो है थॉमस पिकेटी ये कह रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन वेल्थ, इनकम, इनहेरिटेंस एंड कार्बन एमिशंस। ये 4 प्रोग्रेसिव टैक्सेस को उन्होंने सजेस्ट किया है। उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया है इनकम टैक्स से ज़्यादा एनुअल वेल्थ टैक्स जो है वो लगाने पर सबसे ज़्यादा जो है एम्फेसिस जो है थॉमस पिकेटी ने किया है, ताकि कैपिटल का संचय ना हो, कैपिटल का यूज़ भी हो सके और कैपिटल जो है वो सर्कुलेट हो सके। क्योंकि इनकम टैक्स जो है एक बहुत कम परसेंट से जो है हम इनकम टैक्स देते हैं। और आप देखिए हमारे शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, एफडीज है, लैंड्स है, फ्लैट्स है या और भी कोई हमारी लग्जरी के जो गुड्स है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वेल्थ टैक्स के ऊपर में दुनिया में कई देशों में वेल्थ टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, या तो रिग्रेसिव है, या तो एब्सेंट है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शनल है। तो थॉमस पिकेटी 4 इन टैक्सेस पर ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। फिर कहूँगा वेल्थ पर सबसे ज़्यादा, इनकम टैक्स सेकेंड, थर्ड इनहेरिटेंस, चौथा जो है कार्बन एमिशंस जो है उसके ऊपर में जो टॉप 10% के लोग सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं उन पर प्रोग्रेसिवली ज़्यादा टैक्स लगाने की बात थॉमस पिकेटी ने की है। तीसरी बात को थॉमस पिकेटी ने जो की है वो पब्लिक फाइनेंशियल रजिस्टर को डिक्लेयर करने की बात की है, जिसमें हर व्यक्ति के जो एसेट्स है एंड इनकम है उसका डिटेल डिक्लेयर रहे, और देश का भी और देश के बाहर भी यदि कहीं है तो उसका वो रिकॉर्ड होना चाहिए। और वो पब्लिक फाइनेंशियल रजिस्टर जो है वो डिक्लेयर्ड हो, ताकि उसको दुनिया में हर कंट्री जो है देख सके कि कोई आदमी टैक्स इवेड तो नहीं कर रहा है। चौथी बात उन्होंने कही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वर्ल्ड के अभी वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट उसके अंदर में जो है वो प्रोविजंस है, और इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने की ज़रूरत है ताकि उसके अंदर में फिस्कल कोड जो है, फिस्कल जस्टिस का प्रोविजन आ सके, यानी आर्थिक विषमता वो प्रोविजन से ना हो। ये बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए ताकि एग्जीक्यूटिव जो है यानी गवर्नमेंट जो है उससे बाइंडेड रहे, और जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन का ज़्यादा जो है वो उसमें मौका ना मिले। ये एक बात थॉमस पिकेटी ने सजेस्ट की है। उसके साथ में जो है ये जो टैक्सेस है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस है या नहीं, इसका एक डेटा हर साल पब्लिश किया जाए और उसका कैलकुलेशंस दिए जाए कि सही में वो प्रोग्रेसिव है या प्रोपोर्शनल है या रिग्रेसिव है, ये लोग देख सके और जजमेंट लेके सिटीजन्स लोग इन्फॉर्म रहे। ये बात थॉमस पिकेटी ने कही है। डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप पर्याप्त नहीं है विषमता को रोकने के लिए, क्योंकि मीडिया और इलेक्शंस को पैसे से मैनेज करके जो है वो माइनॉरिटी लोग जो है सरकार में आ जाते हैं और बाद में वही फेवर में पॉलिसीज और लॉ बनती है। ये थॉमस पिकेटी ने कहा है। इसलिए डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डिलिबरेटिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करने की ज़रूरत है, और डेमोक्रेसी को जो है वो ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी बनाने की ज़रूरत है, यानी देशों के अलावा भी जैसे यूरोपियन यूनियन है वो मॉडल के आधार पर फिर यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन जो है वो कोऑर्डिनेट करे, या यूरोपियन यूनियन और एशिया की कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक वे में कोऑपरेट करे, और एक ट्रांसनेशनल असेंबली हो जिसमें ये जो एमपीज लोग हैं वो उसके भी मेंबर हो। ये भी एक बात थॉमस पिकेटी ने जो है वो सजेस्ट की हुई है। और इसके साथ में बेसिक इनकम, यानी जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो नहीं कहा, पर एक बेसिक इनकम जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के लिए हो, और बेसिक वेज हो जिसको हम मिनिमम वेज कह रहे हैं, वो एक्चुअली फेयर वेजेस होना चाहिए, लिविंग वेजेस होना चाहिए। तो वो जो है उसको गारंटी करने के लिए लेबर लॉस को अमेंड करने की बात थॉमस पिकेटी ने की है। और आखिरी में ट्रांसनेशनल जस्टिस जो है इसकी बात उन्होंने की है, और ग्लोबल जस्टिस की बात थॉमस पिकेटी ने की है। ऐसे 9 से 10 सॉल्यूशंस जो है वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करके नया पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म एंड सोशल फेडरलिज्म वर्ल्ड लेवल पर आए, जिसमें ग्रोथ भी रहे और इनइक्वालिटी ना रहे। ये मॉडल जो है थॉमस पिकेटी ने जो है वो सजेस्ट किया है। बेसिकली जो है वो सोशल स्टेट एंड इकोलॉजिकल स्टेट बनाने के लिए और वर्ल्ड लेवल पर सोशल फेडरलिज्म बनाने के लिए, जो फेडरेशन बनाने के लिए जो है ये उन्होंने सजेस्ट किया है। मैं समझता हूँ एक तरह का बहुत अच्छा मॉडल पिकेटी ने दिया है, पर अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थॉमस पिकेटी इसमें डील नहीं कर पाए। मेरे लिहाज से जो है वो ग्रोथ की इसमें क्या गारंटी रहेगी इसका वो साइंटिफिक कैलकुलेशन करके नहीं बता पाए। अनएम्प्लॉयमेंट का इसमें कैसे सोल्यूशन आएगा इसको वो नहीं बता पाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट केवल
ये कंटेम्पररी कैपिटलिज्म या हाइपर कैपिटलिज्म की पॉलिसीज़ की वजह से नहीं हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी मशीन और टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रही है, उसका वो सोल्यूशन जो है वो नहीं बता पाए। फिर डिजिटल लाइफ वर्ल्ड यानी टेक्नोलॉजी और इंसान का, पर्टिकुलरली जो बिग डेटा एंड आपका इंटरनेट और ये जो सारी टेक्नोलॉजीज आ रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उससे जो जस्टिस के इश्यूज आ रहे हैं वो कैसे डील होंगे, ये इस बुक में थॉमस पिकेटी जो है वो सजेस्ट नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ शॉर्टकमिंग्स भी इस किताब में हैं, लेकिन ये किताब अपने आप में एक कैपिटलिज्म को, एक अच्छे इकोनॉमिक्स को अल्टरनेटिव देने के जो है वो प्रयास है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों को सही मायने में जो है वो जस्टिस लाना है, फेयरनेस को लाना है, तो उन लोगों को पॉलिसी लेवल पर इस बुक का जो है वो स्टडी करना चाहिए। मेरे लिए इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द वर्ल्ड, बट नॉट द ओनली सोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वी आर हैविंग मच मोर सोल्यूशंस इन कॉस्मो ह्यूमैनिज्म देन व्हाट यूसी पिकेटी हैज सजेस्टेड। और उसको जो है P2A2 में हमने शॉर्ट में लिखा है। मेरे कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के वॉल्यूम 1 में एक मैं ऑलरेडी पब्लिश किया हूँ, एंड डोंट वरी यू सी आई विल बी पब्लिशिंग मच मोर वॉल्यूम्स आफ्टर यू सी माई प्री ऑक्यूपेशन विद पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते जो मेरा टाइम कंस्टेंट है उसको ध्यान में रख के मुझे जैसा समय मिलेगा तो लगभग 3 सालों में मैं एक वॉल्यूम लिखूंगा। और ऑलरेडी ट्रेनिंग में इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि व्हाट कैन बी द रियल सोल्यूशन एंड अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन द मॉडल ऑफ कॉस्मो ह्यूमैनिज्म। वो ऑलरेडी मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यू सी बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्मो ह्यूमैनिज्म, दैट इज साइंस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स, many laws and multiple solutions of the cosmos, nature and world, and science, knowledge and humanity, science, knowledge and solutions, ये चीज़ों को आप अप्लाई करके मल्टीपल सोल्यूशन से और मैनी लॉज से ये सॉल्यूशन ला सकते हैं। थॉमस पिकेटी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम ऑल्सो। लेकिन उससे ज़्यादा कॉस्मो ह्यूमैनिज्म में मैं आपको समाधान जो है वो लिख के आपके आगे लाऊंगा। काफी सवाल आ रहे हैं, तो हमारे कुछ साथियों का ऐसा सवाल था कि जिसकी वजह से हम सबका वजूद है, प्रकृति और पर्यावरण। हर पार्टी अपनी अपनी नीतियां बताती है, लेकिन पर्यावरण का बेजा दोहन होता है, इसके लिए आपकी क्या ठोस नीतियां हैं? जिसकी वजह से अस्तित्व है, अस्तित्व ही नहीं, हम प्रकृति का ही पार्ट है। यदि हम अगर इस बात को ना समझे तो मैं समझता कुछ भी ना समझे कि देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ को यदि आप पढ़ेंगे तो 440 करोड़ साल पहले से लेके 370 करोड़ साल तक जिसको कहा जाता है, देखिए 3 बातें कहा जाता है, अबायोजेनेसिस, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड इवोल्यूशन। 3 चीजें हैं। अबायोजेनेसिस यानी पहले जब धरती कूल डाउन हो रही थी 4.6 बिलियन ईयर्स यानी 460 करोड़ साल पहले जब धरती कूल डाउन हो रही थी, और फिर धीरे धीरे कूल होते होते समुंदर के जो वेंट्स है वहाँ पर जितने एलिमेंट्स है, जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, उससे जो है पहले लिपिड्स बने, फिर प्रोटीन्स बने, फिर जो है वो अमीनो एसिड्स बने, और उसी से जो है फिर आरएनए डीएनए बनते हुए सेल बना, और फिर वो आरएनए डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट होके मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म बना, और फिर वहाँ से इवोल्यूशन हुआ, दोनों यानी एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी। तो हम प्रकृति का पार्टी नहीं, हम प्रकृति है। प्रकृति यदि अगर कॉस्मोस नहीं, अगर ये आपका जो है वो अंतरिक्ष नहीं है, वो अगर मान लीजिए आपका ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, आपका बायोस्फीयर और इकोसिस्टम नहीं है, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। पर इंसान का ही पागलपन है, वो कहता है, कोई कहता है गॉड ने क्रिएट किया, कोई कहता है कि इंटेलिजेंट बीइंग ने क्रिएट किया, कोई कहता है कि हमारा फादर ये है, हमारा फादर वो है, उनके वजह से हम ये हैं। अरे भाई, अगर प्रकृति नहीं है, अंतरिक्ष नहीं है, तो लाइफ ही नहीं है ये धरती पे, इंसान नहीं है। तो इसलिए वी आर नेचर, और इस बात को समझे और इस बात को समझ के अगर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा संभव है। देखिए, हमको साइंटिफिक, उसके साथ इगैलिटेरियन, उसके साथ में ह्यूमैनिटेरियन और सस्टेनेबल वर्ल्ड को बनाना है। यानी हमको ऐसी दुनिया बनाना है, ऐसा देश बनाना है जो वैज्ञानिक हो, जो मानवतावादी और समतावादी हो, और जो सस्टेनेबल हो, यानी जो प्रकृति के साथ जो है वो सहअस्तित्व में जी सके, ताकि हम भी अच्छा जीवन जी सके इस धरती पर, और आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी अच्छा जीवन जी सके। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ये क्लियर पॉलिसीज है। बाकी पार्टीज जो है वो इसको नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंसान का जो ग्रीड है, जो एक्सप्लॉयटेशन का, उससे वो ग्रसित है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिक्स है, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म जो है, ये जितना ऊपर आएगा उससे ठीक होगा देश में।
इलेक्शन को लेकर सवाल आ रहे हैं काफी स्टेट बिहार वेस्ट बंगाल से, काफी लोग पूछ रहे हैं कि एपीआई वहाँ फाइट करेगी क्या, अगर फाइट करेगी तो किस तरह की पॉलिटिक्स वो करेगी, इस तरह के इलेक्शन को लेकर सवाल है सर, कुछ मार्गदर्शन करिए साथियों को। नहीं, बिहार में तो बहुत अच्छा चुनाव होगा, बिहार में बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट में हैं। पश्चिम बंगाल में भी लिमिटेड सीट्स पर हम कॉन्टेस्ट करेंगे। जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं वो हर राज्य में जो है हम कॉन्टेस्ट करेंगे। और ऑलरेडी हम पॉलिसीज़ में बहुत क्लियर है एपीआई, और सारे लोगों को, अच्छे लोगों को टिकट देंगे और उनको जो है टिकट देकर जो है एक अच्छा इलेक्शन हम जो है वो कंटेस्ट करेंगे। कोई छोटी पार्टीज़ अगर चाहे जो जिनका पॉलिसी थोड़ा भी मैच होता हो तो वो जो है लिमिटेड अलायंस भी कर सकती है एपीआई के साथ में। इसके लिए हम लिमिटेड लेवल पर ओपन हैं, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स को हम लड़ेंगे और सभी अच्छे लोगों को टिकट देंगे दोनों जहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहा है। वहाँ के साथी लोग तैयारी कर सकते हैं अपने इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल, लेकिन जिसको भी एपीआई में आना है उसको नीति को मानना है। अगर ये आप P2A2 को जो इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, अगर आप कॉस्मो ह्यूमनिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशन को, ह्यूमन राइट्स को और जो अम्बेडकरिज्म के 2-3 जो पॉइंट्स है इसके अंदर में जो लागू होते हैं उसको यदि आप नहीं मान रहे हैं तो कृपया करके एपीआई आपके लिए सूटेबल पार्टी नहीं है। जो है ये पार्टी जो है वो हाईली इंटेलेक्चुअल पार्टी है, यूनिक पार्टी है, स्पेशलाइज्ड पार्टी है, पॉलिसीज़ की पार्टी है, साइंस और ह्यूमनिज्म की पार्टी है। तो उसको उस ढंग से समझकर ही जो है वो आप आए, कृपा करके। सर एक सवाल था छत्तीसगढ़ से, विकास दुबे जी पूछ रहे हैं, ये बीएसपी पोया जी भी पूछ रहे हैं कि उधर कोई राम मंदिर पदगमन का कुछ मार्ग चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि उनके कल्चरल आइडेंटिटी या लैंड के ऊपर तो ग्राम सभा को कर सकते हैं ना, आप में ग्राम सभा को पावर है ना। अगर शेड्यूल्ड एरिया में अगर कोई इंक्रोचमेंट हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई भी धार्मिक स्थलों का, तो ग्राम सभा अगर नहीं कहे तो वो नहीं बनेगा ना। ग्राम सभा का जो प्रोसीजर बताए उसी से कीजिए आप। सर और एक बड़ा आपको लेकर बड़ा क्रेज आ रहा है सोशल मीडिया पे, जो लोग आपको यूट्यूब में भाषण सुनते हैं, ट्विटर पर ट्वीट्स पढ़ते हैं, फेसबुक पोस्ट पढ़ते हैं, तो वो मानते हैं कि आप एक बहुत वेरी लर्नेड एंड विजनरी लीडर है। तो ये सारा आपके जीवन में कैसे संभव हो पाया सर? बस पढ़ाई से और फ्री थिंकिंग से। जो है वो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करोगे, वर्ल्ड की तमाम सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करोगे, जब जाके जो है आपको समझ में आएगा। देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कुछ लोग 4 किताबें इधर पढ़ लेते मराठी के अंदर में या हिंदी के अंदर में, और फिर वो समझते हैं कि कोई भी एक विचार का जो है वो टुनटुनी बजाते रहते हैं। तो दुनिया में नॉलेज वो नहीं है, नॉलेज दुनिया में लिमिटलेस है। देखिए वैसे तो साइंटिफिक कैलकुलेशन में कहा जाता है कि अभी हम ए से जेड के स्केल में के में भी नहीं आए हैं नॉलेज के लेवल पर, यदि अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशंस की बात करें। फिर दुनिया के अंदर में कोई एक आइडियोलॉजी या फिलॉसफी या रिलीजन में नॉलेज नहीं है। जो है दुनिया के अंदर में नॉलेज है सबसे ज़्यादा, जो है आपको फिर मैं बता देता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जितना आप पढ़ोगे और समझोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी होती है आपको पूरी अंतरिक्ष की और प्रकृति की और अपने खुद के जीवन की भी, ये दुनिया की भी। दूसरा फिर जो है इंसान की बनाई जो दुनिया है जिसको ह्यूमन वर्ल्ड हम कहते हैं। देखिए 3 चीज़ें, कॉस्मॉस, एक नेचर यानी प्रकृति, तीसरा ह्यूमन वर्ल्ड यानी जो हमने बनाई अपने आइडियाज़ से। उसमें जो है आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स को, उसमें पढ़ना है आपको पॉलिटिकल साइंस को, 2 बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तीसरा आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ना है आपको लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को, पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो है हिस्ट्री, कल्चर, इसके साथ में फिर जो वेरियस सब्जेक्ट है, चाहो तो आप रिलीजन को भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ये वास्ट स्टडीज़ नहीं कर रहे और वर्ल्ड लेवल की स्टडीज़ नहीं कर रहे और कह रहे कि भाई इन्हें हमारे इंडिया में, हमारे ये स्टेट में ये होने से ही बहुत जो है ज्ञान आ गया, तो मैं समझता हूँ कि आप बुद्धू है। दुनिया के सबसे बड़े नॉलेज वर्ल्ड में अनपैरेलल्ड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो आपको वर्ल्ड लेवल का पढ़ाई करना चाहिए। और कोई एक इंसान जो है पूरा सोल्यूशन नहीं दे सका दुनिया के अंदर में, जो कहते हैं कि एक मार्क से उद्धार हो जाएगा, वो लोग बुद्धू लोग हैं। पूरे जो है दुनिया का अगर आप स्टडी करोगे तो एक मार्क से कभी जो है वो इंसान यहाँ तक नहीं आया है, डिफरेंट मार्गों से जो है इंसान यहाँ तक आया हुआ है। तो एक तो वर्ल्ड लेवल का पढ़ना चाहिए, दूसरा फ्री थिंकिंग होना चाहिए, बायस माइंड से नहीं पढ़ना चाहिए। एक आदमी ने ये बोला इसलिए मैं इसी को मानूंगा, मेरे धर्म में वो लिखा है इसलिए मैं इसी को मानूंगा, उसने बोला है वो नहीं था, वो मेरा दुश्मन है, वो दुश्मन आइडियोलॉजी है, दुश्मन फिलॉसफी है, अलग रिलीजन का है,
अलग विचार का, अलग पार्टी का, अलग देश का है, अलग इंस्टीट्यूशन का है, इसलिए मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा। तो ये जो है बायस्डनेस नहीं होना चाहिए, प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, क्लोज माइंड नहीं होना चाहिए, फ्री थिंकिंग होना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग, फ्री थिंकिंग, दो चीज़ें होना चाहिए, और मोस्ट ऑथेंटिक नॉलेज पढ़ना चाहिए वर्ल्ड का। तब जाके आपको वो ज्ञान की चरम जो जेनिथ है, माउंट एवरेस्ट जो है, वहाँ तक जो है वो आप जा सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं उस लिहाज से आज दुनिया में बहुत आगे निकला, और इसका जो है वो भारत के लोगों को इसका फ़ायदा हो, ये भी मेरे जीवन का मकसद है। और कॉस्मो ह्यूमनिज़म इसलिए जो है मैंने डिस्कवर किया है, रिसर्च करके इन्वेंट करके आगे लाया है, उसके आधार पर एपीआई अभी काम करके ये काम देश में करना चाहिए। तो सवाल आ रहे हैं, अश्विन पंचाल जी को मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में सवाल टाइप ना करे, हो सके तो हिंदी या इंग्लिश में करे, क्योंकि वो हिंदी या इंग्लिश में मैं कन्वीनियंट हूँ आपके सवाल लेने के लिए। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में इस तरह के सवाल करेंगे तो मैं आपका सवाल नहीं समझ पाऊंगा। पंचाल जी से प्लीज ट्राई टू put your question either in English or Hindi. That is what you see Atul ji is suggesting you, because you are typing in your vernaculars. So please try to type in Hindi or English. सर, चुनाव को लेकर सवाल आ रहे हैं कि क्या एपीआई किसी से गठबंधन करेगी, क्या अपनी नीतियों को लेकर? नहीं, हमारी नीति तो डिक्लेयर्ड है, हम जा रहे हैं, पर हमारी नीति से थोड़ा भी मैच हो जाता है, और लिमिटेड लेवल का अलायंस अगर वो चाहते हैं तो हम ओपन है उसके लिए। लिमिटेड यानी अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, उसमें 5-10 सीटों के ऊपर में अगर वो चाहते हैं तो हम करेंगे उसमें। काफी साथी जुड़े हैं, सतीश कुमार जी है, विशाल शिंदे जी है, सुरेश जारिया जी है, प्रताप चौरसिया जी है, मोहनलाल बीन है। मैं पूरे लोगों का, साथियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे साथ काफी साथी लोग जुड़े हैं। प्लीज वेलकम। लाइक कर रहे हैं, हमारे पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे हैं, जिससे और लोग जुड़ सके, तो उनको हम थैंक्स कर रहे हैं। और वो इस तरह से करते रहे ताकि ये जो हमारा डिस्कशन है तो और लोगों तक पहुंचा जा सके, हमारी नीतियों को हम अपने लोगों तक और क्लियरली बताने में सक्षम हो सके। सर, और इसको लेकर और एक सवाल इस तरह से आ रहा है कि जैसे भारत में ये स्ट्रक्चरल चेंज की जो बात हो रही है, कोई क्रांतिकारी बदलाव की बात हो रही है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या लोग सोशल संगठन में ज्यादा इस करने की कोशिश करते हैं, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये सारी चीजों करने में? नहीं, सोशल और जो रिलीजियस जो एसोसिएशंस होंगी, ठीक है, उनकी कोई यूटिलिटी हो सकती है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सवाल है, डेमोक्रेसी का सवाल है, और गवर्नमेंट और गवर्नेंस का सवाल है, देखिए सबसे ज़्यादा बदलाव आता है लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग से। देखिए, अगर संविधान नहीं हो, यदि लॉज नहीं हो, अगर ह्यूमन राइट्स ना हो, वेरियस पॉलिसीज यदि ना हो, तो हमारे जीवन में एक भी चीज़ जो है वो ठीक से नहीं चल सकती आज की तारीख में। यानी दुनिया के अंदर में ह्यूमन राइट्स आए, कॉन्स्टिट्यूशन आए, लॉज आए और पॉलिसीज आई, उससे इंसान जो है वो डील कर रहा है सब चीज़ों को। तो इसलिए सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ठीक है, बनाने का हर एक को अधिकार है, वो रह सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज पार्टीज होना चाहिए। और वो स्पेशलाइज पार्टीज 2, 4, 5 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्पेशलाइज पार्टीज होना चाहिए, जो जानती है कि देश को कैसे आगे ले जाना है, लोगों का उद्धार कैसे करना है, गरीबी कैसे मिटाना है, विषमता कैसे कम करना है, हर एक का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे ऊपर ले जाना है। ये पॉलिटिकल पार्टी को मास्टरी होनी चाहिए इसकी। और देखिए, जब तक आप लॉ मेकिंग नहीं करोगे, पॉलिसी मेकिंग नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी चीज़ को जो है बदल नहीं सकते हैं। भारत के अंदर में ऐसे स्पेशलाइज पार्टीज ही नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी और कई और पार्टीज है, कम्युनिस्ट पार्टीज और बाकी भी पार्टीज है, लेकिन स्पेशलाइज पार्टीज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एपीआई जैसी पार्टी जो है वो ऑल इंडिया पार्टी है, और ये स्पेशलाइज पार्टीज है, यूनिक पार्टीज है, और इसलिए एपीआई को डेवलप करना ये मेरे जीवन का जो है अभी लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ उसी से जो है भारत के अंदर में बड़ा चेंज आ सकता है। सर, किरण कुमार मधुकर जी का सवाल था कि आपके उन्होंने कॉस्मोमैनिज्म की जो बुक पढ़ी है, तो उसमें जो चैप्टर 4 है कॉन्शियसनेस, तो उसमें वो पूछ रहे अध्याय का आपका अध्ययन सकारात्मक और प्रगतिशील है, तो उसके बारे में और हमें थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए। ये देखिए, ऐसा है कि जब हम कॉस्मोस की बात करते हैं तो उसमें जो है मैटर तो है, तो मैटर तो आप एटम लेवल से लेके सब एटॉमिक लेवल तक आपका जो है वो रिसर्च है। अब ये भी कहा कि भाई लाइफ है तो कॉन्शियसनेस यानी मन है, विज्ञान है तो विज्ञान, विज्ञान नहीं विज्ञान, तो विज्ञान है, मन है, तो ये भी जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है। तो ये क्या है साइंस में एग्जैक्टली, वो इसका ये फंक्शनिंग कैसा करता है, और
क्या इसके माध्यम से एनलाइटनमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है, अगर वो आता है तो उसका साइंटिफिक थ्योरी क्या है, उसके साइंटिफिक कैलकुलेशंस क्या है, ये जो है वो अभी साइंटिफिक जो है डोमेन में इसका रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुआ है। और वो स्टार्ट होने के बाद जो है इस पर कुछ रिसर्च काफ़ी आगे गया हुआ है, उसी के ऊपर में जो है वो मैंने वो चैप्टर को जो है वो लिखा हुआ है। शिवरुद्र कांबले जी का कर्नाटक से है, उनका सवाल था कि सर कोरोना को हैंडल करने में गवर्नमेंट एक तो फेल हुई है क्या, अगर उनकी गलतियां हुई है और अभी केस बढ़ रहे हैं तो उनको किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए अभी के समय में? शिवरुद्र जी वेलकम, थैंक्स अ लॉट फॉर यू सी आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली कोरोना इज द ब्लंडर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, ह्यूमन बींग्स वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड टू टैकल विद कोरोना वायरस, because you see, if you study you see science, particularly virology and epidemiology, you will come to understand that you see there is one you see concept that is being spoken all over the world, that is called you see the sixth extinction. That is, you see, the threat to Homo sapiens is not from tigers or all other wild creatures like snakes or you see reptiles and all those things, but the real threat to you see human beings is from you see the viruses or the microbes or the pathogens. So I feel the type of research which was required in the field of virology, in epidemiology and genetical sciences, it was not you see properly done, because we are still very much interested in creating missiles but not you see the vaccines. This is the position of human beings till today. And you see, if I speak about you see the actual scientists who are you see working in the field of R&D, actual field of sciences, so only 80 lakh you see scientists are there in the world who are actually in the R&D, whereas you see we are approaching the population of 8 billion or 800 crores in the world, and but scientists you see they are just a meager 0.1% of the total human population. Usually you see we should at least have 1 or 2% of the human population into science and technology, into R&D. And this is the reason that you see human beings are not able to you see develop a vaccine or an appropriate medicine on you see viruses. There are millions of viruses on the planet. We have been able to identify only 70,000 you see viruses till date, and we have completed the Human Genome Project in 2000, but till today there is no you see a viral genome project. So we are not able to identify what is the genome sequence of the various viruses, the millions of viruses which do exist at this time on Earth, along with you see all other life. And as you know, if you have studied the origin of life, you see after the formation of the lipids and proteins, the enzymes you see, the amino acids you see, they were produced, and out of that you see first existence came of RNA. After that you see DNA was developed. So after the development of RNA, you see the viruses are the first you see microbes of the world, and then came the cellular life, and then came the you see various species and the human life. So since you see human beings are not into science and technology, we are not able to identify the genome sequences of the viruses, and as a result of which we are not able to develop the vaccine in the stipulated time being. तो ये कारण है कि हमारा वैक्सीन और मेडिकेशन डेवलप नहीं हो रहा है। ये ब्लंडर तो अमेरिका ने भी किया, स्पेन ने भी किया, इटली ने भी किया, जर्मनी में भी किया, लेकिन भारत में जो है हमने ब्लंडर भी किया, और ब्लंडर करके जो है वो घंटी बजाने के लिए कहा, ब्लंडर करके जो है वो दिया जो है वो बुझाने के लिए कहा, ब्लंडर करके एरोप्लेन को घुमाया। अभी भी जो है वो कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग, नहीं इंडिया इज डूइंग वेल। अरे भैया 10 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए, 25,000 लोग मर गए, डेली मरने की केसेस में इंडिया जो है अभी अमेरिका को क्रॉस कर रहा है, but still we are doing well. Why? Because Modi government is there. Why? Because BJP government is there. This hypocrisy, this lies, this farce, this false has to be corrected. और इसलिए जो है गलती तो सारी इंसानियत से हुई है, इंडिया से भी हुई है, लेकिन इंडिया में ब्लंडर्स किया जा रहा है। अब वो रामदेव बाबा कौन नहीं मालूम, आंख मार मार के कहने लगा कि भाई मैं मेडिसिन ही ला लिया, बगैर ट्रायल और टेस्टिंग के, बगैर साइंटिफिक एविडेंसेस के, बगैर प्रोसीजर फॉलो किए। कोई कह रहा है कि नहीं 15 अगस्त को आज़ादी के दिन में जो है वो मेडिसिन हम वैक्सीन दे देंगे। तो ये हिपोक्रेसी और लाइस को हमने छोड़ना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच लेनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग लेना चाहिए, और अगर वो किया जाए पहले स्टेज में, ये जो हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स है,
मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, पार्शियल लॉकडाउन वगैरह, उसके साथ सबसे ज़्यादा मेडिसिन को डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए और फिर अल्टीमेटली वैक्सीन को डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए। अगर मेडिसिन और वैक्सीन आती है तो कोरोना जो है वो तो रहने ही वाला है, लेकिन फिर उससे डरने का जो है वो चिंता नहीं रहेगी। इस पर भारत को और पूरी दुनिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, चाइना को बदनाम करके उससे लड़ाई की बात कर रहे हैं, और भारत में जो है हम वो पागलपन में जुड़े हुए हैं। तो दिस मैडनेस हैज़ टू गो, ह्यूमन मैडनेस हैज़ टू गो। साइंटिफिक थिंकिंग is very important, scientific methodology and approach is very important, and humanitarian considerations. Thanks a lot. सर राकेश कुमार जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? The New World Order has been, you see, proclaimed differently by different people. अगर आप जॉर्ज बुश का कहोगे तो वो डिफरेंट है। अगर आप कहोगे अभी चाइनीज़ ड्रीम की बात कर रहा है चाइना, तो उसका वर्ल्ड ऑर्डर डिफरेंट है। अगर मैं कल कहूँ कि भाई मैं न्यू वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ कॉस्मो ह्यूमनिज्म के आधार पे, तो मेरा विजन जो है वो अलग होगा। बट द प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर एज अ वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बोला जाता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस में, ये जो है वो बेसिक है। और वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज विथ सम सॉर्ट ऑफ वेलफेयर पॉलिसीज़, ये जो है वो आज का जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर है। फिर इसके साथ में मिलिट्री ब्लॉक्स है, जिसके विषय में मैं अपने पहले डिस्कोर्स में आपको बताया। जो एक अमेरिका का ब्लॉक है, पहले USSR का ब्लॉक हुआ करता था, कोल्ड वॉर हुआ, अभी दूसरा ब्लॉक चाइना के साथ बन रहा है। तो इस तरह का वर्ल्ड जो है वर्ल्ड ऑर्डर है। बेसिकली ये पहले बाइपोलर था जब USSR और रशिया था, फिर कुछ सालों तक US अकेला रहा तो यूनिपोलर हो गया। अब चाइना के राइज के बाद फिर जो है वो बाइपोलर हो रहा है। अगर इंडिया राइज होता है, ब्राज़ील राइज होता है साथ में जो है, तो ये फिर मल्टीपोलर हो जाएगा। तो ये मल्टीपोलर ऑर्डर है। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ एंड रूल्स है वो अभी भी फेयर नहीं है, क्योंकि आप देखिए IMF में जो है 1 कंट्री 1 वोट का प्रिंसिपल नहीं है। UN में 1 कंट्री 1 वोट है, पर IMF में 1 कंट्री 1 वोट नहीं है। जितना शेयर है उतना वोट है IMF के अंदर में। वर्ल्ड बैंक में भी वही रूल है। फिर सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्रीज ही क्यों, अलॉन्ग विथ वीटो पावर्स, बाकी कंट्रीज और रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज उसमें 8-10 और क्यों नहीं आ सकती हैं। तो ये लार्जर इश्यूज है जिसको ग्लोबल जस्टिस का जो है वो इशू बोला जाता है, या कॉस्मोपॉलिटन जो है लॉ जिसको बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। अगर आप लॉरा वैलेंटिनी को यदि पढ़ेंगे या थॉमस नैगल को पढ़ेंगे, या इवन थॉमस पिकेटी ने अभी इसके ऊपर में कुछ बात कही है, बाकी और भी जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर में बात की है। जॉन रॉल्स ने आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसके ऊपर बात की है। तो अगर आप इन लोगों को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है ये बात ध्यान में आएगी। पर अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो वेस्टर्न आइडिया का वर्ल्ड ऑर्डर है, और अभी जो चाइना है वो उसको बगैर हेजोमनी के वर्ल्ड ऑर्डर हो, एगैलिटेरियन वर्ल्ड ऑर्डर हो, इसकी बात कर रहा है। तो लेट अस सी अभी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आता है। और मैं कॉस्मो ह्यूमनिज्म में एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात किया हूँ। मेरा ये कहना है कि नीदर socialism nor communism or capitalism, but cosmo humanism can create a new world, मोदवेडची वर्ल्ड. That is my UC view. मिथुन बेंडे जी का सवाल था कि इतने बड़ी विपदा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोगों के पास में पैसा नहीं और पेट्रोल डीजल के दाम बार बार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे बाकी जो गुड्स सर्विसेज है उसमें ये इजाफा हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सजेस्ट करेंगे आप? गुड्स एंड सर्विसेज में क्या बोला इन्होंने? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उससे इफेक्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रियायत देना चाहिए? नहीं, वो ज़रूर देना चाहिए ना, क्योंकि देखिए आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या आपका कितना डॉलर्स का जो है, और फिर आप कितना जो है वो टैक्सेशन लगा दिया उसके ऊपर में। एक तो सेंट्रल टैक्स है, दूसरा स्टेट का भी टैक्स है। तो अभी सरकारों को ये दिक्कत है कि उनके पास GST के दूसरे साधन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है गुड्स का और सर्विसेज का ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने पेट्रोल डीजल को ही पकड़ लिया है। पर वो पेट्रोल डीजल पर को महंगा करने से जो है तो दो बात होगी सीधी सीधी जो है, एक तो डीजल की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, महंगाई बढ़ती है। फिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और मान लीजिए आपका जो है वो आप इधर कैश ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे तो डिमांड नहीं रहेगी, तो लोगों के पास पैसा नहीं, महंगाई बढ़ेगी, तो आप जो है इन्फ्लेशन से बाद में जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन में भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो है बैलेंस्ड वे में टैक्सेशन लगाना चाहिए। मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा, उसको टैक्स तो लगाने की ज़रूरत है ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर बैलेंस्ड वे में लगाना चाहिए।
और जीएसटी में लाना चाहिए एक फिक्स रेट में, वो ज़्यादा अच्छा होगा। पेट्रोलियम, डीजल, जितने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको। मैं साथियों से कहूंगा कि अगर किसी का सवाल नहीं ले पाया होगा तो आप रीटाइप करें, क्योंकि बहुत पीछे वाले सवाल मुझे देखने में दिक्कत आ जाती है। आपके सवाल रिलेवेंट हो तो मैं जरूर आपके सवाल जरूर लूंगा और रिलेवेंट सवाल पूछे। सर, प्रेसरजीत माहुरे जी का सवाल था, सर डज द सेक्युलरिज्म क्रिएट टू अ कल्चर इन इंडिया? सेक्युलरिज्म थ्रेट टू अ कल्चर इन इंडिया? Secularism. Why secularism is a simple concept. Secularism says that there will be no state religion. You see, it is very much clearly declared in the German constitution. अगर आप German constitution पढ़ोगे तो clearly लिखा है कि state has no religion. State will have no religion, और state कोई religion के इसमें interfere नहीं करेगा, state का कोई religion नहीं होगा। लेकिन जहाँ public good की बात है वहाँ state जो है वो policies बना सकता है, law बना सकता है religion को regulate करने के लिए। ये सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है। और ये भी राइट है कि चाहे आप रिलीजन को मानो या रिलीजन को नहीं मानो, दैट इज नो रिलीजन, ये ह्यूमन राइट्स का पोजीशन है। तो सेक्युलरिज्म इज नॉट अ थ्रेट टू एनीथिंग, सेक्युलरिज्म इज अ वेरी गुड यूसी प्रिंसिपल। क्योंकि अगर स्टेट रिलीजियस हो जाए तो फिर एक रिलीजन वालों का चलेगा, बाकी रिलीजन वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, फिर रिलीजन का झगड़ा होगा, तो पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक पॉलिसीज पे स्टेट काम नहीं कर पाएगा। और जो लोग रिलीजन की आइडिया को समझ गए कि रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है साइंस को पढ़ने के बाद, नेचर को समझने के बाद में, तो वो लोगों के लिए फिर क्या रहेगा। तो इंसान जो है, देखिए मैं एक सिंपल कहता हूँ आपको, ये धर्म ने इंसान को जन्म नहीं दिया है, इंसान प्रकृति के वजह से यहाँ पर आया है। हर इंसान जो पैदा होता है वो कहीं भी पैदा होता हो, प्रकृति हमें इंसान करके पैदा करती है। कोई हमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ईसाई या जोरास्ट्रियन या आप मान लीजिए जीव बोल के जो है वो, सॉरी, आपको कोई और रिलीजन में जो है वो पैदा नहीं करती है। इंसान हर एक को जो है वो इंसान करके पैदा करती है, फिर धर्म अपना लेबल उस पर जो है वो लगाता है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड वी शुड रिमेन ह्यूमन बींग्स। तो सेकुलरिज्म ये कहता है कि भाई ठीक है, आपका धर्म मानना है आप मानो, बट स्टेट का जो है वो धर्म नहीं होगा और स्टेट किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन पब्लिक वेलफेयर की बात हो, पब्लिक पर्पस है, तो उसको रेगुलेट कर सकता है। व्हाट इज बैड इन दैट? I feel secularism is a very good concept. Only the religious dogmatic people are afraid of this. सर, अगर कोई और अच्छे सवाल आते हैं, मैं साथियों को फिर भी विनती करूंगा कि अपने सवाल रीटाइप कर सकते हैं अगर उन्होंने सवाल पूछा है, रिलेवेंट है और मैं किसी कारण से नहीं ले पा रहा है। सर, एक और अभी न्यूज आई थी कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है आदिवासियों के जमीन की मालिकियत को लेकर। और हमने जैसा कि सबको पता है कि इस इशू को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड के लिए आपने 2 बिल भी दिया है, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताना चाहेंगे हमारे साथियों को? हाँ, अभी जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उसने जो मकुजी ट्राइब्स है, मकुजी क्रीक ट्राइब्स जो है, जो ओक्लाहोमा में जो है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न ओक्लाहोमा में, और तुलसाई जो उनका ट्रेडिशनल एरिया था उसमें जो है वो बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और जो वेरियस ट्रीटीज़ थी जो मकुजी ट्राइब्स के बीच में और उस समय की जो गवर्नमेंट्स थी यूएस की उनके बीच में, तो उस बेसिस पर जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दिया है कि 30 लाख एकड़ जो ज़मीन है उस पर जो है उनका अधिकार है, वो बाउंड्री पर जो है उनका डोमेन है, और वहाँ पर जो उनका कस्टमरी लॉ के हिसाब से वो अपने अफेयर्स को कंडक्ट करेंगे। और जो है ये बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन था, क्योंकि आप सब जानते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को पढ़ा है और पर्टिकुलरली इंडिजिनस पीपल्स राइट्स को पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले जो है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन ने और न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने एबोरिजिनल राइट्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया था। ये जो है वो 19वीं शताब्दी में ही जो है उन्होंने रिकग्नाइज किया था। और जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन और न्यूजीलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एबोरिजिनल ट्राइब्स है उनके राइट्स को रिकग्नाइज किया। और अब तो यूनाइटेड नेशंस ने जो आईएलओ कन्वेंशन जो 169 आईएलओ कन्वेंशन है जो 1989 में जो बना, और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007, इसके तहत जो है वो जो 5 मेजर राइट्स होते हैं एबोरिजिनल ट्राइब्स के, इंडिजिनस पीपल के, लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इसको जो है वो राइट्स की मान्यता दी है। जो ह्यूमन राइट्स की थेरी है, 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है,
फिर सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स है और कलेक्टिव राइट्स है। तो कम्युनिटी के राइट्स कलेक्टिव राइट्स होते हैं इंडिजिनस पीपल के, इसको जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता दी है। और अमेरिका में जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ के लॉ के अंदर जो ट्रीटीज़ हुई थी उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। भारत के अंदर में जो कोलान ट्राइब्स है जो झारखंड के, तो सॉरी कोलान जो एरिया है, जो कोलान के पट्टों के अधिकार थे जो हो और मुंडा ट्राइब्स के जो है, वो जो विल्किंसन रूल्स थे उसको जो है हमारी संविधान सभा ने कंफर्म किया या नहीं किया, या हमारे संविधान में इस तरह की जो ट्रीटीज थी उसका क्या हुआ, या जो हमारे जल जमीन जंगल जिसको हम ट्रेडिशनली कहते हैं, इसके ऊपर आदिवासियों के जो अधिकार है वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में बहुत लिमिटेड है। तो इसको सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स लाने की ज़रूरत है। और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब के जगह अबॉरिजिनल शेड्यूल ट्राइब्स जो है ये लाने का वर्ड जो है मैंने ऑलरेडी बिल्स बनाए हुए हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशंस ने जितने राइट्स को एनलिस्ट किया है और एक्चुअल में जो जल जमीन जंगल का मालिक बन सके वो बिल मैंने ऑलरेडी बना लिए। और अगर कोई एमपी तैयार होते हैं तो प्राइवेट मेंबर्स बिल करके लाने की मेरी तैयारी है ऑलमोस्ट ऑल। सर हम अभी देख रहा था कि और कुछ सवाल आए, तो हम अभी इस आखिरी पड़ाव में हैं हमारे इस लाइव प्रोग्राम के। सर एक सवाल था कि इंडियन डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति एक मत इस बात तो की है, लेकिन ये क्या सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी लाने के लिए पूरी तरह से सफल नहीं दिख रही है। इसमें अल्पमत और बहुमत की भी राजनीति सारी बातों को देखिए, वन मैन वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू, ये जो कंसेप्ट है ये केवल जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है। और इस लिहाज से यदि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टोरल सिस्टम का सही प्रोविजन के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिस्क्रिमिनेशन के पूरे प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में फिस्कल जस्टिस के प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसनेशनल जो है डेमोक्रेटिक प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल लेवल के जो है जो लॉ के प्रोविजंस के, बगैर उस कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स के प्रॉपर प्रोविजंस के, तो केवल एक मनुष्य को एक वोट दे देने से समानता प्रस्तापित होती है। ये जो मिथ जो है, ये मिथ पहले जो हुआ करता था, जो कई कॉन्स्टिट्यूशंस बने ऐसे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस मिथ में बना है, मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। और अभी ये बात तो प्रूव हो चुकी है। और जो है इंटरनेशनल आइडिया का डेमोक्रेसी रिपोर्ट है उसने भी इसको प्रूव किया है कि भाई केवल डेमोक्रेसी से समानता नहीं आई। थॉमस पिकेटी ये कह रहे हैं कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करना पड़ेगा, लेबर लॉज को अमेंड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ को अमेंड करना पड़ेगा। जो है ये बात थॉमस पिकेटी ने भी अपने बुक में लिखी हुई है। मैं ये बात को तो जो है पिछले 5 सालों से ये कह रहा हूँ लगभग जो है वो, और इसके ऊपर मैं बिल्स भी जो है वो 16 बिल्स बना चुका हूँ। 10 बिल इलेक्ट्रल सिस्टम को ठीक करने के लिए बना चुका हूँ, जो प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था उसके लिए, 2 बिल मानव अधिकारों को लाने के लिए, 2 बिल आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स को लाने के लिए, मूल निवासी अधिकार लाने के लिए, 2 बिल आरक्षण को मजबूत करने के लिए भी मैंने ड्राफ्ट करके रख ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपका मूलभूत अधिकार नहीं है, स्टेट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं, लाइबिलिटी नहीं है, उसके भी बिल्स मैंने बना लिए। तो जब तक किसी भी संविधान में जो है इलेक्टोरल सिस्टम का करेक्ट प्रोविजन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने के टोटल प्रोविजंस नहीं होंगे, फिस्कल जस्टिस के जो है वो प्रोविजंस नहीं होंगे, सही लेबर कोड्स के प्रोविजंस नहीं होंगे, ह्यूमन राइट्स का उसमें प्रोविजंस नहीं होगा, उसमें जो है डेलिबरेटिव पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के प्रोविजंस नहीं होंगे, ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल लॉ को कैसे फेयर बनाया जाए इसके कुछ प्रोविजंस नहीं होंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी को, पॉलिटिकल इक्वालिटी की जो संकल्पना है या जस्टिस है उसको जो है वो हासिल नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मेरा बड़ा प्रखर और स्पष्ट मत है कि, और एपीआई की ये पॉलिसी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है पर वो परिपूर्ण नहीं है, उसको जो है प्रोग्रेसिवली अमेंड करने की जो ज़रूरत है। और मुझे जो है वो सारी चीज़ों का स्टडी है कि इसे कैसे अमेंडमेंट लाना है, और उसके बिल्स मैंने 16 बनाए हैं, और आगे मैं और भी मेजर बिल्स बना के जैसे जैसे एपीआई आगे जाएगी तो भारत के संविधान को पॉजिटिव वे में अमेंड करने के लिए हम काम करेंगे। सर एक
सवाल आया था थॉमस पिकेटी जी को लेकर, हैज थॉमस पिकेटी सजेस्ट एनीथिंग ओवर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन? Blockchain technology, that is what Bitcoin and all those things you are saying. No, not in this book, but he is suggesting that you see the blockchain, you see currency, that is called the electronic currency or the free currencies of the people also. So these should also be brought under the ambit of taxation. That is what you see, a very minor cursory you see references there on behalf of you see Thomas Piketty. So in details he has not discussed about you see the electronic currency, but he has suggested that they should be brought under the ambit of you see taxation. That means the electronic currency should be legalized and should be brought under the ambit of taxation. हमारे कर्नाटक के साथी से मैं कहना चाहूंगा कि सीआरए एनआरसी के ऊपर सर ने काफी पहले डिटेल में फेसबुक लाइव में या उनके और स्पीचेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज को दोहराने में टाइम जाता है। अभी सेंसस होने वाला है, लेकिन ध्यान रखने की भी जरूरत है सीए के ऊपर, एनआरसी के ऊपर में जो है, क्योंकि सेंसस की प्रक्रिया दिसंबर से आगे शुरू होगी, फरवरी में सेंसस हो जाएगा, तो इस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। अभी तो इस पर ये नहीं है, लेकिन अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने ये बात को कहा था एक इंटरव्यू में पिछले 20-25 दिनों के पहले कि भाई इसको हमने नहीं बोला है अभी तक, यानी हमने अभी कोई फिलहाल कोई डिसीजन नहीं, लेकिन टोटली हमने इसको नहीं बोला है, ये बात अमित शाह ने कही है। तो आपने सवाल पूछ लिया, अभी इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन वी शुड बी कॉशियस अबाउट दिस। सर अगर कुछ रिलेवेंट सवाल आते हैं तो हम जरूर लेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? काफी भारी संख्या में उन्होंने लाइक किया, शेयर किया, अपने कमेंट्स दिए, वेल विशेस दिए। धन्यवाद, आपने लाइक किया, आप आए, शेयर किए, ये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार की जो अभी की नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ जो है वो फेलियर हो रही हैं। इससे ये जो कोरोना त्रासदी में जो आर्थिक और सामाजिक जो समस्याएं निर्माण हो रही है वो सॉल्व नहीं होगी, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मोदी सरकार की पॉलिसी, जैसे जो ईरान के साथ में जो चाइना का ये हुआ, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिला पाए। हम जो अमेरिका का एकदम डायरेक्ट पार्टनर बन रहे हैं, वो भी रीथिंक करने का सवाल है कि क्या हम अमेरिका का डायरेक्ट पार्टनर बन के कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के, या चाइना के साथ पार्टनरशिप करके एशिया की सदी जो है वो बनाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इसका समाधान कॉस्मो ह्यूमनिज्म में है, जो मैं समय समय पर आपको बताते रहता हूँ, आपको पोस्ट डिक्लेयर करता हूँ। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का पॉलिसी क्लियर है, वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। इसका बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस, ऑथेंटिक स्टडी, ऑथेंटिक मटेरियल हमारे पास में है, और एपीआई को हम अभी इलेक्शन में ज़्यादा ले जाकर प्रयास करेंगे कि इसका वोट परसेंट राइज हो, कुछ सीटें ये जीते, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आप लोगों ने यदि साथ दिया तो ज़रूर ये काम होगा। और अगर एपीआई ऊपर आती है तो कॉस्मो ह्यूमनिज्म यानी साइंस और ह्यूमैनिटी जो है, साइंस और ह्यूमैनिटी जो है और पब्लिक पॉलिसीज जो है वो ऊपर आएगी। इससे भारत का जो है वो कल्याण होगा। भारत जो है वो मोदवेड़ची गोंडवाना बनेगा। भारत के पहले गोंडवाना था, तो इसलिए भारत का जो सबसे पहला का नाम है वो गोंडवाना है। तो भारत से पहले गोंडवाना था, तो भारत फिर से मोदवेड़ची यानी नॉलेजेबल और जो है वो विजनरी जो है और एनलाइटेंड जो है वो इंडिया बनेगा। तो ये पॉलिसीज़ एपीआई इसको परस्यू करना चाहती है। कॉस्मो ह्यूमनिज्म इसका सल्यूशन है। लीडर आपके आगे है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में है। आप लोग इस बात को समझे और इसके साथ जुड़े और कंस्ट्रक्टिव वे में जो है वो काम करे। भारत को एपीआई जैसी यूनिक और स्पेशलाइज पार्टीज़ की ज़रूरत है, जो हंकी पंकी और जो कम्युनल कास्टियस्ट और रिलीजियस जो डॉगमेटिज्म के साथ में जो है, जो कम्युनल पार्टीज़ है, एक्चुअली नाम जो है वो मानवता और जस्टिस की करती है, लेकिन वो कम्युनल है एक्चुअली और कास्टियस्ट है। ऐसी पार्टीज़ को जो है वो रिजेक्ट करना है और सही में भारत के लोगों की पार्टी को बनाना है जो मानवता के बेस पर काम करे, विज्ञान के आधार पर काम करे। यही मेरा आपको संदेश रहेगा। It's over. Thanks a lot. Thanks a lot for the people who have joined on the Facebook Live with me. Please try to join once again next time whenever I come before you in another UC couple of weeks. And please try to share this to more and more people, and also try to watch Enlightened News India in the Ambedkarite Party of India video channel, where you see these videos would be uploaded. Also try to become a member of community page of Ambedkarite Party of India and other pages like Diman Vijay Mankar and Cosmo Humanism and all the other platforms which are coming on Facebook, Twitter and Instagram and all other UC platforms of social media, because social media is the only media by which you can spread your message in a very big way in this country.
please try to become active members of Ambedkarite Party of India, so that we can, you see, enliven this country, develop each single individual as a human being, and make India more Gundwana, and later, you see, more world also. Thanks a lot. Jai Vigyan, Jai Insan, Jai Samvidhan. Jai Vigyan, Jai Insan, Jai Samvidhan.